फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से जो हमारा पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित टॉपिक अभी चल रहा है, जिसका ये दूसरा वीडियो है, जिसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे संबंधित जो बहुत सारे परीक्षाओं में, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और आईएएस, झारखंड पीसीएस, ये सब बहुत सारे परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे शब्द जिनका परीक्षाओं में प्रयोग किया गया है, उनका आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद हम इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसके एक क्वेश्चंस का एक टेस्ट डालेंगे इसमें, जिससे आपको ये अपने आप को चेक करने का अवसर मिलेगा कि आपको जो आप पढ़े हैं टॉपिक, इससे कितना आपको क्वेश्चन फंसता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला आपका एक है जो पॉइंट है आपका धारणीय विकास। हम धारणीय विकास की बात करते हैं कि ये धारणीय विकास है क्या। धारणीय विकास जो है विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। मतलब किसी भी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं या किसी भी जो भी विकास है, उस विकास को हम ये ध्यान में रखें कि आज जो विकास कर रहे हैं उसको हम फ्यूचर मतलब भविष्य के आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख के जो विकास किया जाए, ऐसे विकास को धारणीय विकास कहते हैं। अब धारणीय विकास के उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में आता है कि पृथ्वी के जो प्राकृतिक संसाधनों का है न्याय संगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना, ये आपके धारणीय विकास का उद्देश्य होता है। मतलब धारणीय विकास में ये आएगा कि जैसे मान लीजिए जो प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का हम सही तरह से प्रयोग करें, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उसका सामना ना करना पड़े, और उसे हम सही ढंग से उसका उपयोग करें और उसका बचाव करें, उसका संरक्षण करें और उचित प्रबंध भी करें, जिसका ही धारणीय विकास का मेन उद्देश्य यही होता है। अगला देखते हैं आगे। अगला हमारा सौर विकिरण। सौर विकिरण की बात करें तो सौर विकिरण जो है वो जल चक्र और में सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब आपको मालूम होगा कि जो सौर विकिरण है, इससे मान लीजिए जो जल चक्र होता है, जल चक्र में सौर विकिरण की भूमिका होती है, क्योंकि जब धूप जो होता है उससे उष्मा से जो जल हमारा होता है वो वाष्प के रूप में बदलता है, और फिर ये वाष्प से जल की बूंदों में फिर उससे जाके वर्षा होती है, बादल जैसे बनता है उससे फिर वर्षा होती है। तो ये जल चक्र में हमारे सौर विकिरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये बहुत ही महत्व है इसका। फिर आगे देखते हैं वायु। वायु की हम बात करते हैं तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो कि वायुमंडल में पाया जाता है। अब हम देखते हैं वायुमंडल शब्द आया तो वायुमंडल की बात करते हैं कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल जो होता है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। तो आप ऐसे जानते हैं कि जो पृथ्वी हमारा है वो पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल। और इस वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, कई गैस होते हैं, और उसमें सभी गैसों की मात्राएं भी अलग अलग होती है। तो हम अब अध्ययन करते हैं कि वायुमंडल में जो गैस उपस्थित होते हैं वो कौन कौन सी गैसेज हैं और उसका प्रतिशत क्या है। तो इस क्रम में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा नाइट्रोजन आता है, जो सर्वाधिक मात्रा में है और जिसका परसेंटेज है हमारा 78.08%। जो जिसका हमें कहीं परीक्षाओं में एग्जैक्ट इसका परसेंटेज पूछता है तो जहाँ पे 78% बताया जाता है और वो ऑप्शन में 78% रहता है, तो हम 78% ही लगाते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 20.95%, इसको ऑक्सीजन को 21% माना जाता है। आर्गन की बात करते हैं तो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियान की बात करें तो 0.0018%, हीलियम की बात करें तो 0.0005%, और मेथेन की बात करते हैं तो 0.0017%।
इसके अलावा आप जानते हैं कि वायु में जो कुछ और भी मिश्रण होते हैं, जैसे धूल के कण और भी इसमें मिश्रित होते हैं, जो मिले हुए होते हैं। मिश्रण का मतलब होता है मिला हुआ। इसमें जो एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो मिश्रण आप लोग जानते हैं, मिक्सचर जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सी सारी गैसें आपस में मिली हुई हैं। तो वायु जो है, वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, मतलब ये सभी गैस आपस में मिले होते हैं वायु में, जिसकी प्रतिशतता भी अलग अलग होती है। मतलब मिश्रण का मतलब है सभी गैस अलग अलग मात्रा में होते हैं, सभी गैस एक समान मात्रा में नहीं होते, जिसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक, उससे कम ऑक्सीजन, और इसी क्रम में ऐसे बहुत सारे गैस होते हैं जो इसमें वायु में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण अपकर्ष की, कि पर्यावरण अपकर्ष क्या है। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को अपकर्ष कहते हैं। मतलब समझिए कि जो प्राकृतिक आवास हैं, जैसे समझिए कि जंगल प्राकृतिक आवास में आएगा, और हमारे पहाड़, ये सब चीज़ें जो हैं, जो प्राकृतिक आवास, जैसे गुफा में शेर रहेगा, जंगल में शेर रहेगा, अगर जो हम उसका विनाश करें तो जैव विविधता की क्या होगी, हानि होगी, या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से जो पर्यावरण में नुकसान होता है, उसी को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं, धारणीय कृषि की बात करते हैं कि धारणीय कृषि क्या होता है। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है, यह पर्यावरण को अछूते रखते हुए भूमि का इस प्रकार उपयोग हो ताकि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। मतलब हमें पर्यावरण हमारा सुरक्षित हो और हम अपने भूमि का इस प्रकार उपयोग करें कि उसकी जो गुणवत्ता है वो हमेशा बहुत लंबे समय तक के लिए बनी हो, मतलब उसकी उपज जो हो वो भी उपजाऊ भूमि हो, भूमि की गुणवत्ता खराब ना होने पाए। ये धारणीय कृषि के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करते हैं सुनामी की उत्पत्ति की, जो कि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सुनामी क्या होता है। सुनामी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की श्रृंखला होती है, जो महासागरीय नितल के निकट अथवा उसके नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। सुनामी महासागरीय नितल पर भूकंप, स्खलन, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गम से पैदा होती है। आपको ये मालूम होगा कि बहुत बार कई देशों में आप देखे होंगे कि भूकंप आने के पश्चात वहाँ पे सुनामी आ जाती है। तो ये जो भूकंप और सुनामी जो है आपकी, ये सुनामी है भूकंप या भूस्खलन या ज्वालामुखी उद्गम से ही पैदा होता। जब भूकंप आएगा उसके बाद ही सुनामी आती है कुछ समय बाद। तो ये जो भूकंप और भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी ही सुनामी का कारण होता है। अब आगे हम बात करते हैं नगरीकरण और एवं औद्योगिकरण की बात करते हैं। तो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की यदि हम बात करें तो अति नगरीकरण और औद्योगिकरण जो है, ये संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता संरक्षण तीनों के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि आपको मालूम होगा किसी भी क्षेत्र का अति नगरीकरण हो जाना या औद्योगिकरण हो जाना, वो पर्यावरण के लिए भी और जैव विविधता संरक्षण के लिए भी, इन सभी के लिए हानिकारक होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि कहीं का औद्योगिकरण बहुत होगा तो उस एरिया में जैसे गंदगी, जल का दूषित होना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे ये हानिकारक होता है। तो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की भी एक सीमा होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में कितने औद्योगिकरण होना, कितना नगरीकरण होना, जिससे उसका बचाव किया जा सके। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।